देखिए तो आ रहा है फोटो, तो पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे कि बेसिकली हम लोग को यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, उसके बाद पढ़ना है यहाँ पे नोड और मेश एनालिसिस, जो कि हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट वही होगा। इसलिए वही होगा क्योंकि जितना भी यहाँ पे नेटवर्क में लोग बात करेंगे तो जितना सॉल्यूशन करना होगा सारे के सारे सोल्यूशन हम लोग नोड और मेश से करेंगे, ठीक है। अगर बात करें अब लास्ट यूनिट का, तो लास्ट यूनिट में पढ़ना है हम लोग को नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम आप लोग पढ़े नहीं है और आप लोग को पढ़ना भी नहीं था, तो यहाँ पे सारे नेटवर्क थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल सिलेबस देखा जाएगा ना, तो 80% सिलेबस देखा जाएगा, 80% नहीं कर सकते, 60% सिलेबस आप ऑलरेडी बेसिक में टच कर चुके हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, केवल एक्सटेंड करना है, और बाकी 40% सिलेबस को नया मिलेगा जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जिनको अगर एसी का कंसेप्ट क्लियर होगा, जैसे एसी फंडामेंटल हो गया, उसके बाद आपको बताया गया था आरएल सर्किट, अगर ये सब का बेसिक क्लियर होगा तो मेरे ख्याल से एक टॉपिक छोड़ करके जो लास्ट वाला यूनिट है थ्योरम, सारा टॉपिक आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। और अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा। मेहनत तो ऐसे भी करना है लेकिन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो आज अगर हम बात करें तो बेसिक में हम लोग कल कुछ देख चुके थे। बेसिक में देखे थे ये कि जैसे ट्रिपल में पढ़े थे उसी प्रकार से कि एटम में किस प्रकार से फीचर मिलता है, एनर्जी लेवल कैसे चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे काम करता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सारा चीज हम लोग देख चुके थे। लेकिन हम लोग को उतना जरूरत था सिर्फ और सिर्फ उसको देखना, रिमाइंड करना कि किस प्रकार से हम लोग पोटेंशियल वगैरह बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें तो आज हम लोग सिलेबस में डिस्कस करेंगे पहले डीसी सर्किट के बारे में, ठीक है। पहले डीसी सर्किट देखेंगे, यहाँ से हम लोग केसीएल केवीएल पढ़ेंगे, नोड पढ़ेंगे, और उसके बाद एंटर करेंगे एसी सर्किट में। अगर डीसी सर्किट की बात करें तो सबसे पहले तो सर्किट किसको बोला जाएगा, क्लोज पाथ को सर्किट बोलेंगे। तो इसको क्लोज पाथ बना दे तो सर्किट है, ट्रांसमिशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर एक बैटरी लगाते हैं, वायर से जोड़ देते हैं, ये सर्किट बन गया। अब बल्ब लगाने की बात कर रहे हैं, तो सिंपल कहने का मतलब हुआ कि केवल क्लोज पाथ यहाँ पे कहने से नहीं होगा, यहाँ पे कहना ये होगा कि ऐसा क्लोज पाथ, ठीक है, या कह सकते हैं कि ऐसा इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, क्योंकि जब तक इसमें अगर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को करेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल या इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ऐसा करना है कि ये क्लोज पाथ का फॉर्मेशन कर दे, यानी कि ऐसा क्लोज पाथ जिसमें वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को कनेक्ट किया गया हो, तो ऐसे क्लोज पाथ को क्या बोला जाएगा, सर्किट बोला जाएगा। अब सर्किट हो गया। अब अगर डीसी सर्किट की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अगर इस सर्किट में डीसी एक्साइटेशन दिया जाएगा, डीसी एक्साइटेशन मतलब कि अगर डीसी वोल्टेज आप सप्लाई देंगे तब इस सर्किट को बोल दिया जाएगा डीसी सर्किट। बेसिक में आपको जानकारी होगा कि जनरली डीसी सर्किट हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि सीरीज पैरेलल तो पढ़ेंगे, साथ में हम लोग को स्टार डेल्टा सर्किट भी पढ़ना है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि से अगर सीरीज पैरेलल की बात करें तो सीरीज पैरेलल में अगर मान लें कि कहीं पे भी एलिमेंट कनेक्ट रहता है तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन दिया रहे तो वहाँ पे ना तो सीरीज काम आएगा ना तो पैरेलल काम आएगा, तो वहाँ पे उसके लिए एक कंसेप्ट दिया जाता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन के पीछे का लॉजिक होता है कि हम लोग को आगे इसमें पढ़ना होता है थ्री फेज सर्किट के बारे में। अगर सबसे पहले बात करें कि मान ली कि ठीक है डीसी सर्किट तो देख ली कि डीसी सर्किट क्या होता है, लेकिन डीसी सर्किट समझने के बाद इसमें बहुत सारे टर्म को समझना होता है। जैसे नोड किसको बोला जाएगा, जंक्शन किसको बोला जाएगा, लूप किसको बोलेंगे, मेश किसको बोलेंगे, नेटवर्क किसको बोला जाएगा। उसके बाद अगर एलिमेंट के बारे में बात करें तो एलिमेंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े थे, एक्टिव और पैसिव, यूनिलैटरल और बायलैटरल, ये सब पढ़े हुए थे ना। तो अगर यहाँ पर ही बात करेंगे तो एलिमेंट को हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, पैसिव किसको बोलेंगे, यूनिलैटरल किसको बोलेंगे, बायलैटरल किसको बोलेंगे। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिवाइसेस के बेसिस पे, डिवाइसेस के बेसिस जैसे आपको एलिमेंट बताया गया था एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस, एलिमेंट भी होता है एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एलिमेंट और डिवाइस के बेसिस पे सर्किट को भी डिफाइन किया था एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था।
ऑब्जेक्टिव में सर्किट के बेस पे आया था। ऑब्जेक्टिव याद है, एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि ऐसा सर्किट जिसमें कोई सोर्स कनेक्ट नहीं रहेगा, तो उस सर्किट को क्या बोलेंगे? आप लोग नहीं बनाए थे? तो वैसे सर्किट को बोला जाएगा पैसिव सर्किट। जैसे क्वेश्चन नंबर शायद 13 है, कुछ है। हाँ क्वेश्चन एक है, देखें। पैसिव मारे हैं सर। हाँ देखिए यहाँ पे ए सर्किट हैविंग नाइदर एनी एनर्जी सोर्स नॉर ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें कोई एनर्जी सोर्स या कोई ईएमएफ सोर्स नहीं होगा, तब ऐसे सर्किट को क्या बोला जाएगा? पैसिव बोला जाएगा। पैसिव एलिमेंट तो आपको बताया गया था। पैसिव एलिमेंट क्या बताया गया था? हाँ, जो एनर्जी को गेन करता है, यानी कि एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकता। तो आप खुद सोचिए, तो अगर मान लीजिए इस सर्किट में ना कोई आप बैटरी लगाइए, ना कोई ईएमएफ सोर्स, ना कोई एनर्जी का अलग सोर्स, तो अगर इसमें कोई सोर्स नहीं लगेगा तो क्या ये सप्लाई दे पाएगा सर्किट को? नहीं दे पाएगा। और जहां पर भी सप्लाई देने के लिए कैपेबल नहीं होता है उसको पैसिव बोलते हैं। तो जब एलिमेंट रहेगा तो पैसिव एलिमेंट बोलेंगे, जब डिवाइस रहेगा तो पैसिव डिवाइस बोलेंगे, और जब सर्किट रहेगा तब उसको पैसिव सर्किट बोलेंगे। तो उसी प्रकार से एक्टिव और पैसिव सर्किट भी डिफाइन किया जाएगा। यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें आपको कम से कम एक ईएमएफ ऑफ सोर्स कनेक्ट रहेगा, वैसे सर्किट को बोलेंगे एक्टिव सोर्स। और जहां पे एक भी ईएमएफ सोर्स नहीं कनेक्ट रहेगा, वैसे सर्किट को बोलेंगे पैसिव सर्किट। अगर मान लीजिए कि से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर्पस से बात करें कि सपोज ऐसे आपसे पूछा जाए, अगर ये आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि ये जो सर्किट है वो एक्टिव है या पैसिव है? थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ऐसा ही नहीं बोल देना है कि वोल्टेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया। क्या हो जाएगा तब? ये बात समझ आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए, इस सर्किट की अगर बात करें तो अगर आप केवल डिफरेंशियल के बेसिस पे सोचेंगे, डिफरेंशियल तो सिर्फ यही बताता है ना कि किसी भी सर्किट में अगर आपको ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है तो बन जाएगा एक्टिव। तो इसको क्या एक्टिव बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे दो सोर्स लगा हुआ। लेकिन यहाँ पे सोर्स लगने का मतलब ये नहीं होता है कि सोर्स को कनेक्ट किया गया है। सोर्स लगने का मतलब होता है कि वो सोर्स एनर्जी सप्लाई करने के लिए कैपेबल हो। लेकिन क्या यहाँ पे कैपेबल हो पाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो इसका मिल रहा है माइनस प्लस और इसका मिल रहा है प्लस माइनस। देखिए तो दोनों की पोलैरिटी अपोजिट मिल रहा है। अपोजिट कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब है कि अगर इससे भी नहीं समझ आ रहा तो इस पर आप केवीएल अप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आई करंट लेते हैं, सपोज यहाँ से आई निकलेगा, प्लस माइनस तो मिल रहा है प्लस माइनस। चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपका 10 वोल्ट माइनस से प्लस राइज किया। इसमें अगर बात करते हैं तो माइनस 5 10 प्लस से माइनस 10, इसमें जाएगा प्लस से माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए तो 10 से 10 कट जाएगा। जब यहाँ पे आ गया माइनस 11 आई इक्वल टू 0, यहाँ से आई का वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो आई का वैल्यू जब 0 हो रहा है, इसका मतलब कि दो सोर्स लगने के बाद भी इस सर्किट में कोई भी करंट सप्लाई देने के लिए एबल नहीं है। यानी कि ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा? पैसिव सर्किट। तो केवल यहाँ पे डिफरेंशियल के बेसिस पे नहीं सोचना है, सोचना है आपको कंसेप्ट के बेसिस पे कि सर्किट में किस प्रकार से दिया रहेगा तो वहाँ पे कैसा सर्किट बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रियलाइज हो रहा होगा कि डिफिनेशन और उसके एक्चुअल कंसेप्ट में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब तक दोनों चीज़ को यहाँ पे एक साथ मर्ज नहीं करेंगे तब तक आपको एक्चुअली में समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि डिफरेंशियल लिख सकते हैं, बाकी सर्किट सॉल्यूशन की बात आएगा तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे स्टडी करना है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि डीसी सर्किट में टर्मिनोलॉजी आएगा, उसके बाद हम लोग डीसी सर्किट में सीरीज पैरेलल समझेंगे, उसके बाद स्टार डेल्टा समझेंगे, और उस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे सोर्स के बारे में। क्योंकि इस टॉपिक जो है, ये टॉपिक में मतलब कहा जाए तो यहाँ पे केसीएल केवीएल पढ़ने के लिए इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस इस टॉपिक में किया गया है सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ पे। एक किया गया आपको कि जो डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे कि ऐसे आपको ट्रिपल ई में डिपेंडेंट सोर्स का कुछ क्वेश्चन बताया गया था
कि किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, लेकिन आपके सेमेस्टर में या कहीं पूछा नहीं गया होगा। इसलिए नहीं पूछा गया था क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स केवल वहाँ पे आपको समझना था, केवल जानना था कि डिपेंडेंट सोर्स होता क्या है। लेकिन एक्चुअली डिपेंडेंट सोर्स का जो यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन करना हम लोग को यहाँ पे, जब हम लोग नोड पढ़ेंगे, मेश पढ़ेंगे, केवीएल पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग यूटिलाइज करेंगे कि डिपेंडेंट सोर्स किसी भी सर्किट में किस प्रकार से काम करता है। अब दूसरी बात, आगे हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ देखेंगे कि जैसे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे बैटरी लगा हुआ तो ये बैटरी को कैसा सोर्स बोलेंगे? सोर्स दो टाइप का होगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे अगर बैटरी लगा हुआ 10 वोल्ट का तो 10 वोल्ट तो इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स का मतलब होता है कि उसका वोल्टेज और करंट क्वांटिटी सर्किट के अदर पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट का लगाएंगे तो 12 वोल्ट हमेशा रहेगा ही, इसका पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी लगा है तो ये 12 वोल्ट बैटरी तो हमेशा सप्लाई देगा ना, बात समझिएगा, ये 12 वोल्ट हमेशा क्या करेगा? सप्लाई देगा। लेकिन डिपेंडेंट सोर्स का ऐसा फीचर हो जाता है कि डिपेंडेंट सोर्स दोनों बिहेव करता है, कहीं कहीं सर्किट में बिहेव करेगा एज ए सोर्स यानी कि सप्लाई देगा, और कहीं कहीं बिहेव करेगा एज ए लोड यानी कि सप्लाई लेगा। तो अगर मान ली कि सप्लाई दे रहा है और सप्लाई लोड ले रहा है, यानी कि कभी आपको सप्लाई एलिमेंट को देगा और कभी दूसरे एलिमेंट्स यानी कि दूसरे सोर्स से सप्लाई लेगा। तो ये चीज़ हम लोग को पता लगाना होगा ना कि डिपेंडेंट सोर्स अगर सर्किट में लगा हुआ है तो कब वो बिहेव कर रहा है सोर्स की तरह और कब बिहेव कर रहा है एक्टिव की तरह यानी कि लोड की तरह। ये चीज़ पता कैसे चलेगा? तो हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं कि जितना भी सोर्स होता है वो सारे के सारे सोर्स क्या करता है कि पावर सप्लाई देता है, और लोड सारा क्या करता है? पावर कंज्यूम करता है यानी कि गेन करता है। अगर ये कंसेप्ट हम समझ जाए कि कौन सा एलिमेंट पावर को दे रहा है और कौन सा एलिमेंट पावर को ले रहा है, तो वहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर इसके पीछे जाने तो कहने का मतलब होता है कि सपोज हम ऐसे बात करें कि मान लिया कि ये कोई एक एक्स एलिमेंट है। अब एक्स एलिमेंट में करंट यहाँ से इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, मान ली कि 2 एम्पियर कर रहा है, और यहाँ का जो वोल्टेज मिल रहा है प्लस माइनस सपोज 10 वोल्ट मिल रहा है। अगर आपको सिर्फ इतना पूछा जाए कि आप बताइए कि ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, सबसे पहले तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये सोर्स एलिमेंट होगा या लोड एलिमेंट होगा। बताइए तो सभी लोग, सोर्स या लोड होगा? लोड होगा सर, करंट का क्या आ रहा है ना। अच्छा, कितने लोग सोर्स इसको बोल रहे हैं? कितने लोग इसको लोड बोल रहे हैं? और कितने लोग हैं जो कुछ नहीं बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, आप इसको सोर्स क्यों बोल रहे हैं बताइए? आप अभी बताएं कि सर्किट में वोल्टेज और करंट है तो सोर्स करेंगे, इसी आधार पर हम बोलते हैं। सर्किट में वोल्ट और करंट रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे वोल्टेज कहीं भी मिलेगा करंट कहीं मिलेगा तो उसको सोर्स बोल देंगे। वोल्टेज और करंट कहने का मतलब कि वोल्टेज जो देगा, सप्लाई देगा, तो क्या सप्लाई यहाँ पे देने की बात कर रहा है? नहीं, ये सप्लाई देने की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बात ये कर रहा है कि जब यहाँ पे 2 एम्पियर इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब इसके अक्रॉस में वोल्टेज मिलेगा 10 वोल्ट, ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर लोड और सोर्स समझना होगा तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, दोनों का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ बात करें तो मान ली कि सोर्स रहेगा तो सपोज ऐसे रहेगा, ऐसे बनाएंगे, और अगर मान ली कि लोड रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। अगर मान ली कि यहाँ पे सोर्स रहेगा तो सोर्स में हमेशा क्या होता है कि हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है यानी कि यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है और इस बैटरी का वोल्टेज सपोज भी मान रहे हैं तो इसकी पोलैरिटी होगा प्लस और क्या होगा माइनस। अगर इसकी लोड की बात करते हैं तो लोड में हमेशा क्या होता है कि करंट इंटर करता है। अगर करंट यहाँ पे इंटर कर रहा है इस प्रकार से, सपोज आई कर रहा है, यहाँ भी आई निकल रहा है, अगर यहाँ पे आई इंटर कर रहा है तो हम लोग लोड में या रेजिस्टेंस में हमेशा क्या जानते हैं कि जिस पॉइंट से करंट इंटर करता है वो हमेशा करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है। इसका मतलब कि ये बनेगा हायर पोटेंशियल और ये बनेगा लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इसको अगर सपोज भी बोल देते हैं तो भी की जो पोलैरिटी होगा प्लस माइनस इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर इन दोनों में फर्क समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्या हो रहा है कि प्लस वाले टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि प्लस वाले से करंट अंदर जा रहा है। तो हम लोग को ये फर्क समझ में आ रहा है ना कि अगर जहाँ पे भी सोर्स रहेगा वहाँ पे हमेशा करंट कहाँ से बाहर निकलेगा,
पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, लेकिन जहाँ पे लोड रहेगा वहाँ पे करंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वाले से इंटर करेगा। या निकलने की बात करेंगे तो निगेटिव से बाहर निकलेगा। तो सिर्फ आपको पॉजिटिव वाले को रेफरेंस लेकर चलेंगे तो आपको याद रखना है कि जब पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है करंट मतलब कि बिहेव्स एज सोर्स, और जब आपको पॉजिटिव से इंटर करेगा मतलब कि बिहेव्स एज लोड। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये लोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब डिपेंडेंट सोर्स निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, लोड कर रहा है कि सोर्स कर रहा है। ये हो गया बेसिक सिंपल कंसेप्ट। अगर इसी को थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करें, जैसे कहने का मतलब है कि सपोज यहीं पे वहाँ थोड़ी, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो वोल्टेज मिल रहा है प्लस माइनस, यहाँ पे कर देते हैं कि प्लस 20 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, प्लस 20 वोल्ट। तो अब बताना है कि जो एक्स एलिमेंट है वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए सोर्स या एज ए लोड। वही तो बताना इसमें। टर्मिनल दिया गया सेम कि प्लस माइनस ही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस टर्मिनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज मेंशन कर दिया गया वो -20 मेंशन कर दिया गया। सोर्स होगा सर, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। क्या होगा बताइए आप लोग, इधर आप लोग देखिए। इसमें अब आगे कंसेप्ट क्या आएगा कि सबसे बेसिक कंसेप्ट तो पहचानने का तरीका ये हो गया कि यहाँ से पहचानना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रह सकता है, दोनों निगेटिव रह सकता है, या दोनों में से एक भी निगेटिव रह सकता है। जैसे दोनों की बात करें तो वोल्टेज और करंट की बात करें, तो अगर अभी हम वोल्टेज को निगेटिव कर दें तो हमेशा क्या करना है, एलिमेंट को पहचानने में कि सोर्स है कि लोड है, हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि जो भी क्वांटिटी निगेटिव रहेगा पहले उसको पॉजिटिव बनाना है। अगर पहले पॉजिटिव बनाएंगे तो ये जो -20 वोल्ट था, तो -20 वोल्ट को जब पॉजिटिव बनाएंगे तो निगेटिव वोल्टेज क्या बताता है, निगेटिव वोल्टेज बताता है कि पोलैरिटी शुड बी रिवर्स, पोलैरिटी रिवर्स होना चाहिए। अगर पोलैरिटी रिवर्स होना चाहिए इसका मतलब कि अगर 20 वोल्ट माइनस को अगर प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो इसको बनाना पड़ेगा माइनस और इसको बनाना पड़ेगा प्लस, तो ये -20 क्या बन जाएगा, +20। तो जैसे वोल्टेज +20 बन गया तो अब इसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये बिहेव कैसा करेगा, लोड की सोर्स। अब कैसा करेगा, सोर्स करेगा, क्योंकि यहाँ से प्लस से बाहर करंट निकल जाएगा। ये हो गया। अगर यहाँ पे करंट को निगेटिव कर दे, अगर करंट को निगेटिव कर दे तब क्या होगा, लोड हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव करंट मीन्स, निगेटिव करंट मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स करना होगा। अगर डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो जो अभी हम लोग इधर से शो कर रहे हैं वो हम लोग को अब इधर शो करना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार से, और ये तब बन जाएगा +2 एम्पियर। अब +2 एम्पियर यहाँ से प्लस वाले टर्मिनल से इन करेगा, इसका मतलब कि ये बिहेव करेगा एज ए लोड। तो ये बात समझ में आया, बेसिक बात आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि अगर कोई भी क्वांटिटी निगेटिव ले उसको सबसे पहले प्लस बनाना है, और प्लस बनाने के बाद आपको सोचना है कि ये कैसा बिहेव करेगा। तो यही होता है डिपेंडेंट सोर्स में। और डिपेंडेंट सोर्स में ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स की जितने भी वोल्टेज और करंट क्वांटिटी होता है वो सर्किट के अदर पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो कहीं पे सर्किट के अदर पैरामीटर का वैल्यू कभी निगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव आ सकता है। उसके वजह से क्या होता है कि वैल्यू यहाँ पे कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आएगा। अब इस बेसिस पे क्या होता है कि इसीलिए डिपेंडेंट सोर्स कभी बिहेव करेगा एज ए लोड और कभी बिहेव करेगा एज ए सोर्स। तो इसीलिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में बनता है कि डिपेंडेंट सोर्स का कंसेप्ट को समझना, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब आप यहाँ से पास आउट होने के बाद एसएससी जेईई का तो नाम सुनेंगे, ठीक है। एसएससी में जेईई के थ्रू जो वैकेंसी आता है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक सर्किट से, उसमें डिपेंडेंट सोर्स हमेशा इंक्लूड करेगा ही करेगा। उसमें मेंस भी एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे देखा जाए तो क्वेश्चन नॉर्मल, लेकिन उसमें टाइम कम रहता है और उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यूनिट नंबर 5 का जितना भी आपको थ्योरम है, सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन, मैक्सिमम पावर, ये सब जितना पूछेगा ना आपको बेसिक सर्किट देगा ही नहीं, वो सारे में डिपेंडेंट सोर्स इंक्लूड करेगा। डिपेंडेंट सोर्स इसलिए इंक्लूड करता है कि जब आप पढ़ेंगे थ्योरम तो आपको समझ में आएगा कि जो भी बेसिक सर्किट रहता है ना वो एकदम बेसिक लॉ से बन जाएगा, लेकिन जैसे डिपेंडेंट सोर्स यदि मान लें कि सर्किट में कनेक्ट हो गया तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग से एक स्पेशल लॉ दिया जाता है।
अलग से स्पेशल कंसेप्ट लगाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए कि इससे आप डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है और आप ध्यान से भूल गए, ठीक है, कि डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, आप इंडिपेंडेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो बाद में जा क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे। और इसीलिए वो क्या करता है कि स्टूडेंट इसको केयरफुली कैलकुलेट कर सके। तो कहने का पूरा इस अथी का मतलब था कि मोस्टली यहाँ पे हम लोग को अभी फोकस करना है डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। अब सपोज यहाँ पे अब तो बात हो गया कि मान लीजिए कि इससे वोल्टेज और करंट के डायरेक्शन के बेसिस हम लोग देख लिए कि किसको बोलेंगे सोर्स और किसको बोलेंगे लोड। अगर अब यहाँ पे बात करें पावर के बेसिस पे कि अगर मान लीजिए कि पावर होगा तो जाहिर सी बात होगा कि इससे एक अगर सोर्स है तो सपोज मान लीजिए कि पावर सप्लाई दे रहा है, तो अगर पावर सप्लाई दे रहा है तो उसको बोल देंगे पॉजिटिव पावर। और अगर मान लीजिए कि एक लोड है, वो लोड मान लीजिए कि इससे पावर को ले रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं, निगेटिव पावर। तो अब यहाँ पे हम लोग को सोचना होगा कि किसको बोला जाएगा पॉजिटिव पावर और किसको बोला जाएगा निगेटिव पावर। तो बेसिकली आते हैं दोनों चीज़ पे, एक सोर्स पे भी और एक यहाँ पे लोड पे भी। तो सबसे पहले सोर्स पे बात करते हैं, या सबसे पहले यहाँ ये अगर लोड की बात करें तो हम लोग ये हमेशा जानते हैं कि करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब कि अगर करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो ये प्लस और ये माइनस बन रहा है, तो प्लस और माइनस बन रहा है तो ये वाला जो वोल्टेज मिलेगा भी अक्रॉस द रेजिस्टेंस ये तो हमेशा प्लस मिलेगा ना। तो वोल्टेज हमेशा प्लस मिल रहा है और करंट भी प्लस मिल रहा है, यानी कि यहाँ की अगर पावर की बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा VI। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो देखिए, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि करंट बाहर निकल रहा है, करंट बाहर निकल रहा है प्लस वाला से, यानी कि माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है। और करंट का हम लोग हमेशा कंसेप्ट जानते हैं कि करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर तो उल्टा हो जा रहा है ना, यहाँ पर लोअर से हायर जा रहा है, तो जहाँ पे लोअर से हायर जाएगा वहाँ पे क्या कर देंगे, वोल्टेज को रिवर्स कर देंगे। अगर वोल्टेज को मान ली कि रिवर्स करेंगे या करंट को, दोनों में से किसी एक को रिवर्स करेंगे। तो सपोज मान ली कि हम लोग सिर्फ ये शो करना चाहें कि करंट हमेशा फ्लो करता है प्लस से माइनस, तो अगर इधर से इधर दिखाना होगा तो इसी करंट को यहाँ से हटा करके, इसी करंट को हटा करके डायरेक्शन ऐसे दिखा देंगे, लेकिन करंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब तो ये पोलैरिटी के साथ मैच कर जाएगा ना। अगर तब पोलैरिटी के साथ मैच कर देगा और अब पावर निकालेंगे तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या जाएगा, वोल्टेज तो पॉजिटिव है, करंट क्या है निगेटिव, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस V इंटू आई। तो हम लोग क्या देखें कि एक में मिल रहा है पॉजिटिव पावर तो दूसरा मिल रहा है निगेटिव पावर। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट बिहेव करेगा लोड और कौन सा बिहेव करेगा सोर्स। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये भी निकालने आएगा कि मान लीजिए कि कहीं पे डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो आपसे पूछेगा डायरेक्टली कि सर्किट में जो डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है वो कितना पावर ले रहा है। तो पावर ले रहा है तो कभी कभी इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा कि ये डिपेंडेंट सोर्स कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर हाल में उस सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स पावर कंज्यूम ही करेगा, यानी कि बिहेव से लोड ही करेगा। लेकिन कहीं कि आपको ऐसा बोल देगा कि कैलकुलेट द पावर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। अब जहाँ पे केवल कैलकुलेट द पावर ऑफ डिपेंडेंट सोर्स कह दिया ना, तो वहाँ पे आपसे ये नहीं कह रहा है कि डिपेंडेंट सोर्स कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए सोर्स बिहेव कर रहा है कि एज ए लोड बिहेव कर रहा है। तो वहाँ पे आपको पहले डिसाइड करना होगा। डिसाइड करने के बाद अगर मान लीजिए कि सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो निगेटिव पावर मिलेगा, अगर लोड की तरह बिहेव करेगा तो पॉजिटिव पावर। तो जब आप पावर लिखेंगे, मान लीजिए कि पावर निकालने के बाद आपको अमाउंट आया कि 100 वाट, तो 100 वाट यदि आप लिख देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ 100 वाट लिखते हैं तो इससे क्या होगा कि पावर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो इससे एग्जामिनर या कोई भी समझ लेगा ये कि ये बिहेव कर रहा है लोड की तरह। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कि एक्चुअली में डिपेंडेंट सोर्स बिहेव कर रहा था एज ए सोर्स, तो एज ए सोर्स करेगा तो पावर क्या होना चाहिए था, निगेटिव होना चाहिए था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव निकाल करके और छोड़ दिए, तो हमेशा समझेगा कि लोड बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर सोर्स बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना क्या पड़ेगा, 100 वाट डिलीवर, यानी कि 100 वाट क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा। और डिलीवर मतलब होगा कि सोर्स होगा तभी तो डिलीवर कर पाएगा। तो ये चीज़ करना पड़ेगा, मतलब कि या तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिलीवर कर रहा है कि कंज्यूम कर रहा है, या तो आपको यहाँ पे साइन देना पड़ेगा। और साइन का कंसेप्ट चलेगा यहाँ से। तो ऑब्जेक्टिव में भी हम ये तो नहीं कर सकते कि सेमेस्टर में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव बना ही सकता है, ठीक है। ट्रिपल ई में देखिए, ट्रिपल ई में हर बार का ये उसका मतलब कर सकते हैं कि दादागिरी चल जाता है कि ट्रिपल ई में हमेशा ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाता है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट 15 क्वेश्चन कर लिए, वो काफ़ी मुश्किल है। सच बताते हैं, हम बताते हैं, हम लोग जब 2012 में एग्जाम दिए थे
ठीक है, हम लोग के टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट 13 क्वेश्चन किए थे, और आप लोग को तो इतना सारा टॉपिक ही पढ़ाया जाता है। हम लोग को सारे सिलेबस के आधा टॉपिक पढ़ाया जाता था, आधा खुद से कीजिए और बाकी आप जो क्वेश्चन बैंक है उससे कीजिए। अब सोचिए अगर उसमें अगर आप उतना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि कह सकते हैं कि एवरेज से अच्छा है, ठीक है। अगर पढ़ने के बाद अगर उतना क्वेश्चन हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन उस लेवल में डाल दिया है कि लड़का वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब ये सब है कि अगर यहाँ पे इस टाइप से जो भी कंसेप्ट है, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग को सेमेस्टर में एग्जाम में आता है तब तो हम लोग इसका यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ये सब पे ज़्यादा भी फोकस आपको डालना होगा कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे तो कंपटीशन में यही सब क्वेश्चन का बोलबाला रहता है। वहाँ पे आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या करता है कि पावर पुश करके और साइन के साथ पावर ऑप्शन दे देगा, और कहीं पे क्या करेगा कि बगल में लिख देगा। तो अगर मान ली कि सिर्फ बगल में लिख नहीं रहा है, साइन दे रहा है, तो साइन का कंसेप्ट तो चाहिए ना, ठीक है। अगर साइन का कंसेप्ट पता नहीं रहेगा तो वहाँ पे तो लटक जाएंगे। तो यही करना है कि सारे कंसेप्ट को यूटिलाइज करना है और सारे कंसेप्ट को साथ में हम लोग को पढ़ते रहना है। क्लियर है? चलिए, तो ये होता है कहानी आपका डिपेंडेंट सोर्स का चलेगा। ऐसे इसमें हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अगर बात करें तो डिपेंडेंट सोर्स में देखिए, सर केसीएल लगाएंगे, आज धारा का नंबर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या करेंगे? केसीएल लगाएं, निगेटिव आ गया, धारा का नेगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव आ गया तो वहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से वहाँ पे डील करना है। जैसे अगर मान लिया कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहाँ पे निगेटिव आए तो आप निगेटिव भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रूल ये कहता है कि करंट निगेटिव तो होता नहीं है, नहीं होता है। अगर करंट निगेटिव आ रहा है इसका मतलब कि जो डायरेक्शन आ रहा है एक्चुअल में कोई डायरेक्शन आ रहा है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, कि निगेटिव डायरेक्शन शुड बी रिवर्स। तो उसको रिवर्स करके आपको बताना पड़ेगा कि अगर निगेटिव डायरेक्शन ए टू बी जा रहा है तो एक्चुअल करंट बी टू ए जाएगा, ये लिखना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन मैच करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको करंट निगेटिव भी दिया रहेगा, पॉजिटिव भी दिया रहेगा। तो अगर पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव कैलकुलेट करने के बाद कीजिए, निगेटिव दिया है तो निगेटिव पर कर दीजिए, ठीक है। तो इस बेसिस आपको डील करना होगा। तो ये सब बात कुछ आपको समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा और प्रैक्टिकली बात बताएं कि बेसिक से यहाँ पे और आपको क्या एडवांस मिलने वाला है। जैसे हम बात करें सपोज कि कोई डिपेंडेंट सोर्स तो आपको सारा बताया गया था, सभी लोग जानते हैं ना। अगर डिपेंडेंट सोर्स की बात करें तो मान लें कि यहाँ पे हम एक नाम देते हैं, इस सोर्स का नाम क्या होगा? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। सही है, सभी लोग को पता चल रहा है, क्योंकि ये एरो दिया गया मतलब क्या है? करंट सोर्स है, और यहाँ पे वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो यहाँ पे जो के कांस्टेंट दिया गया, ये के कांस्टेंट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा? के कांस्टेंट जो दिया गया इसका यूनिट क्या होगा बताइए? सर के नंबर है ना, तो नंबर का यूनिट क्या होगा? नहीं, यूनिट होगा। ये चीज़ आपको ट्रिपल नहीं बताया गया होगा, इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि इसका जरूरत आपको था नहीं, लेकिन यहाँ पे जरूरत है, तो इसीलिए तो वहाँ बताया गया था। क्योंकि अगर वहाँ सारा चीज़ काम करने लग जाते तो यहाँ आगे लिए कुछ पता नहीं ना। अब यहाँ बताना है आपको कि के का जो यूनिट होगा क्या होगा, और ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए देखिए, इसको समझते हैं कि किस बेसिस पे हम लोग जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसका हम लोग यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं। अगर बेसिकली बात करें तो ये सोर्स करंट का है। अगर सोर्स करंट का है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू के भी लिख सकते हैं ना। अगर ये करंट का सोर्स है तो करंट मान लेते हैं कि इसमें I निकल रहा होगा सपोज, तो I इक्वल टू के भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये करंट का अमाउंट ही बता रहा है ना, तो I इक्वल टू के भी है। आप एडमिटेंस वगैरह तो पढ़ेंगे, एडमिटेंस बताइए, कंडक्टेंस तो पढ़े ना, कंडक्टेंस तो पढ़े। अगर यहाँ पे बात करें तो I इक्वल टू भी बटा क्या होता है? R, और 1/R को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। अगर 1/R को कंडक्टेंस बोलते हैं तो 1/R इंटू भी, और 1/R को क्या बोलते हैं? G बोलते हैं, और G इंटू भी हो गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, के का वैल्यू क्या देगा? G देगा। G का यूनिट क्या होता है? सीमेन होता है, या माहो कह सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा के का? माहो या सीमेन। बात समझ आ रहा है? तो इसका यूनिट यहां से निकलेगा ऐसे। अब कुछ रियलाइज हो रहा है?
अगर और यदि बात करें आगे कि सपोज मान ली कि यहाँ पे भी नहीं बल्कि यहाँ पे सपोज देता आई डैश, अगर यहाँ पे बोलता है कि के का यूनिट क्या होगा बताइए तो, ऑप्शन डाल दें। चलिए ऑप्शन यहाँ पे है, एक का ऑप्शन है ओम, दूसरा का यूनिट है सीमेन, तीसरा यूनिट है आपको नो यूनिट, और चौथा यहाँ पे हेनरी। क्या होगा पक्का? देखिए नो यूनिट कैसे होगा, तो चूंकि ये करंट का अमाउंट दे रहा है तो I इक्वल टू के इंटू आई लिखेंगे, तो I का भी यूनिट एम्पियर होगा और इधर भी I का यूनिट एम्पियर होगा, तो एम्पियर एम्पियर कटेगा, K का यूनिट कुछ भी नहीं निकलेगा, यानी कि यहाँ पे K हो जाएगा यूनिट लेस। उसी प्रकार से अगर बात करें कि मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, और मान लीजिए कि यहाँ पे K इंटू भी डाल दें, तब क्या यूनिट होगा? यूनिट लेस हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू के भी दे रहा है तो वोल्टेज वोल्टेज कटेगा, के बन जाएगा यूनिट है। अगर वही के इक्वल टू यहाँ पे आई डाल दें, सॉरी भी इक्वल टू आई डाल दें, ओम हो जाएगा, यानी कि इसका यूनिट मिल जाएगा ओम में। तो ये सारा बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स के कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि कहाँ पे रहेगा कंडक्टेंस और कहाँ पे रहेगा आपको इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस। चलिए ये सब बात क्लियर हो रहा है ना? ऐसे सारा चीज आपको बताया जाएगा। ये सब तो जो ट्रेलर दिखा रहा है आप लोग को, सब लिखाएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ा जाएगा ये सब। क्योंकि देखिए हम लोग, जैसे कहने का मतलब है कि अगर जैसे हम लोग पढ़ाई पहले करते थे, अगर पढ़ाई अभी भी वैसा ही करते रहेंगे तो क्या हम लोग को इम्प्रूवमेंट की कभी बात आ पाएगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके पढ़ाई करना है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे अभी शाम में यहाँ पे जेईई बैच हम चला रहे हैं कब से ही, तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि उन लोग जो पढ़ रहे हैं तो उन लोग मतलब कि शायद 3rd सेमेस्टर तक क्लास किए हुए हैं, और 4, 5, 6 उन लोग कोरोना के चक्कर में फंस गए और उन लोग लॉकडाउन में पकड़ा गए। तो हुआ क्या कि कोई पढ़ाई नहीं, कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ लिया और कोई जैसे तैसे अपने से पढ़ लिया। अब उन लोग को नहीं कंसेप्ट है तो उन लोग को क्या करना पड़ता है कि फिर से क्लास देना पड़ता है, और जब 3-3 घंटा 4-4 घंटा एक पेपर चलता है ना तो उन लोग 3 घंटा होने के बाद उबने लगता है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि सोचिए आप अगर अभी सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज नेटवर्क पढ़ रहे हैं, मशीन पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, जितना भी पढ़ रहे हैं सारा पेपर कर रहे हैं, अगर कहा जाए कि अगर रियलिटी देखा जाएगा तो जितना आपको ज़रूरत है जेईई एग्जाम के लिए क्रैक करने के लिए, मान लीजिए कि 100% यदि क्रैक करना है तो देखा जाएगा तो आपके सेमेस्टर में 50 से कह सकते हैं कि 60% तक लगभग सिलेबस आपको टच किया जाएगा। कब? जब फुल्ली तरीका से सिलेबस को पढ़ाया जाएगा तब। तो अगर ये मान के चले कि पूरा सिलेबस बताया जाएगा तो ओनली 50 से 60% कवर होगा, तो जो आपका बच रहा है 50 से 40% ये कवर कहाँ होगा? तो इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अभी थोड़ा सा फट मारना होगा, और साथ में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 50 से 40% है ना, इसको और रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जाइए, इसको और क्या करेंगे, इसको और रिड्यूस हम लोग करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा ना कि बेसिकली हम लोग को जब आप पास आउट कर जाएंगे तो पास आउट करने के बाद जिसमें मेहनत करना होगा तो मेहनत कम करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, और वहाँ से आप आसानी से कम टाइम में क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग जैसे अभी तो 3rd सेमेस्टर में ही है, लेकिन अभी आप लोग फिलहाल ये सब ज़्यादा मत सोचिए कि जेईई का एग्जाम कैसे निकले क्या होगा। बस अभी आपको केयर करना है, फोकस करना है कि सेमेस्टर में जितना पढ़ाया जा रहा पढ़ना है उतना पढ़िए और डिटेल में पढ़िए। ठीक है, और डिटेल में पढ़ते हुए इसको यूटिलाइज करते चलिए। साथ में आप क्या कीजिए कि अभी से एक आर.के. राजपूत का ऑब्जेक्टिव का बुक आता है, ठीक है, आर.के. राजपूत। तो सर 5000 आता है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? 5000 क्वेश्चन हो रहा था जो कितना मतलब हाँ, उसी बुक, ये ऑब्जेक्टिव का बुक है। ये समझिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव बुक है। इसके बाद आपको पढ़ना होगा वीके मेहता का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पढ़ना होता है जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये सबसे बेसिक इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना, सेमेस्टर में अच्छा से डिटेल से पढ़ते आएंगे
तो आर.के. राजपूत का हम कह सकते हैं कि 80% क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस बुक को हम लोग को सॉल्व करना ही है तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि जो हम लोग को यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके साथ में कर लेंगे। अगर 80% अभी कर लेंगे तो मान लीजिए कि 20% बच भी जाता है तो उसको बाद में कर लेंगे, लेकिन 80% तो काम खत्म हो जाएगा ना साथ में, तो हम लोग को 80% इसमें काम करना बाद में टाइम मिल जाएगा। तो हम लोग को यही करना है कि ये बुक सारे लोग खरीद लेंगे और करना आपको कुछ नहीं है, बस करना है कि जो भी सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि नेटवर्क बताया जाएगा तो नेटवर्क में आप देखेंगे तो नेटवर्क में अब उतना बेसिक तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो आप बेसिक सारा चीज आपको बताया जाएगा, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया गया, उसके बाद ये बताया तो इलेक्ट्रिक सर्किट बताया गया था, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बताया गया था, मैग्नेटिक सर्किट, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद एसी फंडामेंटल, ये सारा देखेंगे तो सारा टॉपिक आपको मिलेगा वहाँ पे उस बुक में। तो आपको करना क्या है कि धीरे धीरे इस बुक से चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, और जो आप ट्रिपल में पढ़े हुए वहाँ से आप क्या कीजिए कि एक चैप्टर रिवाइज कीजिए। देखिए कि इसमें मान लीजिए कि पहला यूनिट आपको समझ मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको मिलेगा तो इसमें मिलता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में मिलेगा कि उसका मास कितना होता है, उसका चार्ज कितना होता है। उसके बाद आपको मिलेगा कि कोई भी सेमीकंडक्टर है, ठीक है, या रहेगा कि किसी भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो कैसा मेटेरियल होगा। अगर कोई भी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है कंडक्टर होगा, तो वो सब क्वेश्चन आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रिपल ई के नोट्स को रिवाइज करके क्वेश्चन डील करेंगे तो 80% तो बन जाना चाहिए। तो वैसे आपको क्या करना है कि बनाते जाना है, ठीक है, और धीरे धीरे बनाते बनाते इधर से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, नेटवर्क में आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क में आगे रिजोनेंस वगैरह भी मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो वो सब जैसे जैसे यहाँ चैप्टर खत्म होगा ना, वैसे हम यहाँ पे देखिए अदर सब्जेक्ट की तो हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हम अपना सब्जेक्ट की बात करेंगे कि जो भी यहाँ पे हम टॉपिक खत्म करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी उस बुक में क्वेश्चन रहेगा हम लगवाएंगे यहाँ पे। उसके लिए क्या आपको चाहिए कि आपको बुक पास में चाहिए, तो सारे लोग बुक खरीद लीजिएगा और सारे लोग बुक अपने पास जब बोला जाएगा कि इस दिन बुक को ले आना है उस दिन ले आना है। और ऐसा नहीं केवल ले आना है, उसके पहले घर में पढ़ाई भी करना है, ठीक है, ताकि क्या होगा कि मान लीजिए कि एक चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि खुद से आप बनाते हैं और मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन बन जाता है, 50 को अगर डाउट मिलता है सभी लोग को मिला के, तो हमको यहाँ पर 85 का डील करना पड़ेगा ना, तो कम टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग मेरे मेहनत के साथ साथ आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग इसके करने के लिए रेडी हैं सभी लोग? इसको कीजिएगा। देखिए अगर नहीं भी करना चाह रहे हो ना तो हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार से मेहनत करके इसको कीजिएगा, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो बाद में आपको काफ़ी पछताना पड़ेगा। पछताना ये पड़ेगा, आपको ये समझ में भी आया कि जो काम हम सेमेस्टर के साथ में कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए, ठीक है। तो जब आपको करवाने वाला यहाँ पे मिल रहा है इसको सॉल्यूशन, तो आप लोग क्यों नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये कर लेना है। और बाकी बुक की बात करें जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, तो नेटवर्क का बुक आपको लेना है ए.के. चक्रवर्ती का। ए.के. चक्रवर्ती का, ठीक है। अब इसमें अगर बुक जिनको खरीदने का मन नहीं होगा बुक नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि देखिए इस बुक का सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसमें आपको कोई ऐसा थ्योरी नहीं मिलेगा ना कि जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी नेटवर्क की बात करेंगे वो सारा का सारा नेटवर्क आपके जो सिलेबस में वो फुल्ली 100% कह सकते हैं कि पूरा आपका 100% न्यूमेरिकल है। हाँ, न्यूमेरिकल पढ़ने में थोड़ा बहुत थ्योरी आता है, ठीक है, तो वो सब थ्योरी कह सकते हैं कि नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ बताया जाएगा। तो इस बुक का सिर्फ और सिर्फ काम आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जितना न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा। जितना हम होमवर्क देंगे उसका हम ये काम करेंगे कि इसका फोटो क्लिक करके जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सारे को हम सेंड कर लेंगे ग्रुप में। बिना बुक के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा मास्टर बनना होगा, जैसे कहने का मतलब कि हम तो अभी बेसिक से ही लेके चलेंगे ना कि इतना क्वेश्चन बता दे कि आपको कोई भी कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं छूट पाए। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आता है कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो आप बुक खरीद सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क में। अब अगर बात करें यहाँ पे कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली ओम्स लॉ से, ठीक है। ओम्स लॉ से करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ओम्स लॉ के कंसेप्ट में हम लोग ये जानते हैं
कि कहीं भी वोल्टेज मिलता है तो I इक्वल टू R मिलता है। और किसी भी सर्किट में अगर बात करें तो सभी जगह तो यही तो यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए ओम्स क्लास से स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और आगे सारे टॉपिक हम लोग डील करेंगे। तो मेरा कहने का मेन मोटिव है कि हम लोग फर्स्ट में यूनिट नंबर कौन पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको रहेगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, नोड और मेश एनालिसिस, ठीक है। तो आज अब इतना ही रखते हैं, फिर आगे आएंगे मशीन के लिए। और कोई डाउट? फिर इसको बंद कर दिए।